विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। उसमें कल हमने स्टार्ट किया था क्या? लोकसभा, संघीय विधायिका यानी संसद। संसद में मैंने आपको बताया था कि 3 आर्टिकल याद रखना। कौन कौन से? 79, 80, 81। 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का गठन, 81 में लोकसभा का गठन। अब क्योंकि लोकसभा लोकप्रिय सदन है, पहले उसको निपटा देते हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद राज्यसभा को पढ़ेंगे। तो लोकसभा जो था वो आर्टिकल 81 में है, उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में है। ठीक है, तो लोकसभा में कल काफी कुछ बता चुका हूं मैं। आगे आज बता रहा हूं कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, यानी लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, आपने याद रखना प्रत्यक्ष। और इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि अभी आने वाले समय में आप वोट डालने जाओगे। आप 5 संसदीय सीटें हमारे यहाँ पर। लोकसभा की कितनी सीट है? 5। राज्यसभा की कितनी? 3। राज्यसभा में तो आप नहीं जाते हो, राज्यसभा तो विधानसभा वाले भेजेंगे। लोकसभा में आप वोट करोगे। क्या करोगे? तो उसको बोलते हैं, जब आप खुद वोट करते हो किसी के लिए तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार बोलते हैं 18 वर्ष जिसकी आयु है, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है वो वोट डाल सकता है। तो वयस्कता की आयु कितनी है? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21। पहले कितनी थी? 21। क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989। क्योंकि राजीव गांधी जी के काल में कुछ ऐसे कार्य किए गए कि समझ में आ गया था कि भाई अगर अब वोट लेना है तो सबसे ज्यादा जो थे वो युवा थे। कंप्यूटर दिया था, युवाओं के वोट मिल सकते थे, तो 18 साल कर दिया गया वयस्कता की आयु को कम करके। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वयस्कता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया। समझ में आ गया? अतः कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है, लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है। लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? चित्त विकृत नहीं होना चाहिए। चित्त विकृत मतलब जिसका चित्त विकृत हो। विकृत मतलब जैसे कोई पागल ना हो। क्या ना हो? चित्त विकृत बोलते हैं मेंटली प्रॉब्लम ना हो उस व्यक्ति को। नंबर 2 बोलते हैं अनिवास ना हो, यानी वो भारत का निवासी होना चाहिए। अनिवास वाले को नहीं दिया जाएगा। इवन जो आपके ओसीआई कार्ड धारक है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको भी नहीं है क्या वोट डालने का अधिकार। ठीक है, अनिवास, किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर, किसी अपराधी भी नहीं होना चाहिए। अपराधी को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है ना। तो किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन मत देने के अयोग्य न हो, ये 326 में कहा गया, आर्टिकल 326 में कहा गया। क्लियर हो गया? क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन होती है भाई। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताएं आर्टिकल 84 में दी गई है। कहां पर दी गई है? आर्टिकल 84 में दी गई है। आर्टिकल 84 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य तभी होगा, कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य तभी होगा जब नंबर 1 वो भारत का नागरिक हो, नंबर 2 उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, नंबर 3 निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में विहित प्रारूप से शपथ लिया हो, नंबर 4 उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई है। नौकरी के लिए तो बहुत सारी योग्यताएं चाहिए। जब आपसे नौकरी करवाएंगे तो आपसे बोलेंगे ओ लेवल, अभी जैसे फॉर्म आ रखा है ओ लेवल में आप होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास विशेष विषय होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। और उसके बाद कितना देते हैं आपको? काम भी करवाते हैं आपसे। गाड़ी मिलती है क्या? उसके ऊपर वो बत्ती लगती है? नहीं लगती। विशेषाधिकार मिलते हैं? नहीं मिलते। इनको मिलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? नाम दे रखा क्वालिफिकेशन का कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में जो उसके लिए शपथ दे रखी है विहित प्रारूप में शपथ लिया हो।
यानी इन लोगों की शपथ कहाँ है? आंसर अनुसूची 3 में है, 3rd शेड्यूल में है, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हो। और संसद भी क्या करती है? योग्यताएं विहित करने में क्या करती है? सबका ध्यान रखती है अपने भाइयों का। ठीक है भाई, ऐसा कर दो ना कि जिसके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो, जिसके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो, निष्णांत हो, जो जिसके पास मास्टर डिग्री हो, पीएचडी डिग्री हो, ऐसा करो, है ना। अब देखो, संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, भैया जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, मैंने कहा था आपको, एक तो एआरसी पढ़ना पड़ेगा आपको। एआरसी मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग 1, प्रशासनिक सुधार आयोग 2, ये तो पढ़ने हैं। साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। तो संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पास करके संसद सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं। वो योग्यताएं क्या है? नंबर 1, किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए, किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए, अब आरक्षित सीट देखो भाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कल मैंने बताया आपको कि जब हम आर्टिकल 330 पढ़ते हैं तो उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? 84 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें? 47 सीटें हैं। कितनी? 47 सीटें हैं। तो अगर उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उस वर्ग का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए सीट आरक्षित है। उस वर्ग का सदस्य होना चाहिए जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। किंतु यह प्रावधान असोम के स्वतंत्र जिलों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इस पर नहीं होता है। असोम के जो स्वतंत्र जिले होंगे और जो जनजातीय क्षेत्र होंगे वहां पर उसी जगह का जनजातीय व्यक्ति क्या कर सकता है? इलेक्शन लड़ सकता है। बाकी आप कहीं से भी लड़ो, बाकी आप कहीं से भी लड़ो। ठीक है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि आरक्षित सीटें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रतिबंधित है। यानी अगर सीट सामान्य आ गई, ये आपको पता है सामान्य सीट क्या होती है, एससी सीट क्या होती है, एसटी सीट क्या होती है, ये पता है? नहीं पता। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, आपके उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, एक सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। कौन सी? अल्मोड़ा सीट। ठीक है, वहां पर सिर्फ जो एससी कैटेगरी का व्यक्ति होगा वही इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरी चीज, अब अन्य 4 सीटें माना सामान्य है, उन 4 सीटों पर क्या सामान्य ही लड़ेगा? नहीं, अनुसूचित जाति का भी लड़ सकता है, अनुसूचित जनजाति का भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन अल्मोड़ा की सीट पर अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति क्या करेगा? इलेक्शन लड़ेगा। दूसरा सामान्य वर्ग का व्यक्ति वहां पर इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया? यही लिखा हुआ है बस। ये नियम बना, किसने बनाया भाई? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, है ना, पीआरए 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। दूसरा, किसी अन्य स्थान से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप बस निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहिए। आप चाहो तो आप वायनाड से इलेक्शन लड़ सकते हो। कहां से? अगर आपको अपना नाम अमर करना है, हार जीत तो बाद की बात है, तो परिणामों के नाम होते हैं यार, हार जीत। लेकिन क्या करो कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ लड़ लो, क्या कर लो, मोदी जी के खिलाफ लड़ लो, है ना, और कौन कौन है, अमित शाह जी के खिलाफ लड़ लो, कौन कौन है बड़े नेता, और हाँ जी, अरुण जेटली जी तो स्वर्गीय हो चुके हैं, निर्मला सीतारमण के खिलाफ लड़ लो। अखबार में नाम आएगा आपका, उनके विरुद्ध, भले ही वोट आपका अपने लिए पड़े, खाली क्या पड़े भाई, पैसा तो है नहीं आप लोगों के पास वोट लड़ने के लिए, कम से कम कितने चाहिए? इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहता हो लेकिन खर्चा ज्यादा होता है ना। तो चलो जी, ठीक है भाई, तो अपना वोट तो डाल सकते हो ना, बस एक वोट पड़ा, बढ़िया है। दूसरे राज्य में कौन दे रहा है आपको वोट? कोई भी नहीं देगा। हाँ, या तो आपके बातों में इतना दम हो कि आप कुछ लोगों को क्या कर सको, प्रभावित कर सको। कुछ नीतियां आप ऐसी बताओ कि जब देश में मैं सांसद बनूंगा तो क्या करूंगा। क्या करोगे भाई?
एक प्रतियोगी परीक्षाएं होगी, खाली क्या होगी, एक ही प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी पद भरने हैं, ऐसा करोगे हैं, कहीं ना कहीं नंबर तो आ ही जाएगा। चलो, किसी अन्य स्थान से, ये बता दिया मैंने, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की जमानत राशि क्रमशः 25,000 रुपए और 12,500 रुपए। जो सामान्य वर्ग का होगा उसको 25,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर क्या करने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। कौन सी धारा है ये? 34 धारा है, धारा नंबर, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है उसके पास 25,000 रुपए होने चाहिए, वो क्या करेगा, जमा करनी पड़ेगी जमानत राशि के रूप में, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति होगा उसे 12,500। अब होता क्या है यार, होता ये है कि अगर 1/6 कुल वैध मतों का अगर आपको 1/6 प्राप्त नहीं हुआ तो ये पैसे जो आप वापस नहीं मिलते, इसी को बोलते हैं जमानत जब्त हो गई। क्या हो गई? और जमानत जब्त होने से होता कुछ नहीं, थोड़ा बेइज्जती होती है। क्या होती है? बेइज्जती होती है। तो 25,000 रुपए हैं, लोकसभा लड़ाते हैं आपको। सदस्यों के लिए निर्हरता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स, आर्टिकल 101 और आर्टिकल 102। अब पहले सबसे पहले यही याद करना है आपने, दो आर्टिकल है 101 और 102 में संसद सदस्यों की निर्हरताओं का वर्णन है, डिस्क्वालिफिकेशंस का वर्णन है। क्या कहा गया है? 102 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा यदि नंबर एक, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। क्या करता है? भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। आपको मैं ये बता दूं कि मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाता, मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक है। दूसरा, यदि वह विकृत चित्त अनसाउंड माइंड का है, यदि वह विकृत चित्त हो गया है, अनसाउंड माइंड का हो गया है, या अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देखो भाई, कई बार विकृत चित्त तो हो ही जाते हैं। कब होते हैं? एज बढ़ती रहती है, बहुत बर्डन रहता है, इतना आसान नहीं है राजनीति करना जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। पता नहीं कितने तो दौरे करने पड़ते हैं, कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों से क्या करना, बातचीत करनी है, हर किसी को क्या करना, सेटिस्फाई करके रखना है। कई तरह के क्या आरोप प्रत्यारोप सब झेलने पड़ते हैं। तो कौन झेल रहा है? ये मस्तिष्क झेल रहा है। तो मस्तिष्क में क्या पड़ता है? ज्यादा क्या पड़ता है? तो आपने देखा होगा कि एक उम्र के बाद बयान जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां से समझ लीजिए कि अनसाउंड माइंड हो गए हैं। कभी कभी तो कुछ जो बड़े नेता रहे हैं वो पिता पुत्र के बीच में भी लड़ते हुए देखा है स्टेज पर। क्या देखा गया है? तो बोला जाता है कि यार अनसाउंड माइंड हो चुके हैं। तो वैसे तो क्या करते हैं, खुलासा नहीं करते हैं उस चीज का, बट समझ लीजिए कि अब राजनीति से क्या होने वाले, बाहर होने वाले। इतना समझ में आ गया? अनसाउंड माइंड एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता भी ग्रहण कर रखी हो, और अगर ऐसा पता चल जाता है कि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहता। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है ना कि जैसे ही कोई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो कई बार छुपा कर करते हैं लोग, तो नागरिक नहीं है तो उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, ठीक है। चौथा, यदि वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो जाता है। दल बदल कानून, ये सुना है आपने? नहीं सुना। आपने जब 10वीं अनुसूची पढ़ी, कौन सी पढ़ी भैया? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जो थी वो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा डाली गई थी। 10वीं अनुसूची जो डाली गई थी वो डाली गई थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा डाली गई थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी का कार्यकाल चल रहा था। राजीव गांधी के कार्यकाल में बोला गया कि क्योंकि दल बदल की जब ऐसा होता है ना, जब एक बड़ा नेता डेथ होती है तो दल बदल की संभावनाएं क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
1985 में 52वां संविधान संशोधन किया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधान उसमें किए गए। इतना समझ में आ गया। अब यदि वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो जाता है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल करके निर्वाचन के पश्चात दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में प्रावधान किया गया। क्या किया गया? प्रावधान किया गया। नेगी जी ने भी गाया गाना, हमारे नेगी जी कौन सा गाना गाया? कभी ये दलमा कभी वे दलमा है। अरे भाई, नेगी जी का गाना याद नहीं है? हाँ जी, सरकारें बदल देते हैं नेगी जी के गाने। ठीक है। इसके अनुसार संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है अधोलिखित स्थिति में अयोग्य होगा। संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है वो अधोलिखित स्थिति में अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है। क्या कर देता है? स्वेच्छा से छोड़ देता है। कई लोग छोड़ते हैं, क्या करते हैं? और आजकल तो दौर जो है वो देख रहे होंगे आप, इस समय सबसे ज्यादा छोड़ते हैं। किस समय? हाँ। दूसरा, यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। यार कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कल मतदान होना है, विप जारी कर दिया गया है, बोला गया है कि अनुशासन के साथ भैया यस पर बटन दबाना, और आप नो पर बटन दबा के आ जाते हो, आप बाहर हो, या आप जाते ही नहीं हो तो भी आप बाहर हो। समझ में आया? यदि उस राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों, जब निर्देश देता है ना राजनीतिक दल, विप बोलते हैं, विप जारी हो चुका है, WHIP शायद, विप जारी हो चुका है, उसके बाद भी क्या कर रहा है? निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या आता ही नहीं है करने, या करता ही नहीं है, बैठा रहता चुपचाप, तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई। तीसरा, यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, क्या हो जाता है? राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी क्या होगा? बाहर, डिस्क्वालीफाई। चौथा, यदि कोई मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। नॉमिनेटेड सदस्य भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, ना ही निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। ठीक है। पांचवा, अगला बता दूं, यदि वह संसद द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ निर्योग्यताओं को धारित करता है। कुछ निर्योग्यता मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस को निर्धारित करता, जैसे वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए दोष सिद्ध किया गया हो। पहले होता था बूथ कैप्चरिंग, क्या होती थी पता है? अब तो EVM आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, उसमें भी कई तरह के वो होते हैं कि भाई आपको पता चल जाता है कि मैंने हाँ यही वोट डाला है। पहले बैलेट पेपर होता था वो डब्बों में, फिर वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, उस बूथ को क्या क्या करते थे? कैप्चर करते थे। उसमें अगर कोई फंस जाता था तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत वो निर्योग्य माना जाता था कि अगर वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए दोष सिद्ध किया गया हो। जब आप सरकारी कर्मचारी बनोगे ना तो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा जब चुनाव हो रहे होंगे। क्या बनेंगे? वो एक दिन ऐसा होगा चुनाव वाला दिन जिस दिन आपको गोली मारने के भी आदेश देने के अधिकार हो। अगर आपके बूथ पर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई कैप्चर करने आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लूटने आ रहा है, तो आपके पास जो अर्धसैनिक बल होंगे या जो आपकी पुलिस होगी, आप उनको गोली मारने के क्या कर सकते हो? आदेश दे सकते हो। आप बोल सकते हो गोली मार दो इस आदमी को, इस व्यक्ति को जो क्या कर रहा है बूथ कैप्चरिंग के लिए या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्या करने आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसे मौके मिलेंगे जीवन में। फिलहाल पहले तैयारी करो और सरकारी नौकरी प्राप्त करो। चलो, दूसरा, वह किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक के लिए कारावास में दंडित किया गया हो। यार 2 वर्ष क्यों किया हुआ? एक आम आदमी अगर 5 दिन जेल रह के आ जाए तो मोहल्ले वाले तो उसका जीना क्या कर देते हैं? दुर्भर कर देते हैं, बोलते हैं जेल होके आया, जेल होके आया। यहां बोल रखा 2 साल की जेल काट के भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल 1 दिन जहां जेल काटी, डिस्क्वालीफाई। ये तो गड़बड़ है ना भाई। चलो, वह नियत अवधि के भीतर चुनाव खर्च का विवरण देने में असमर्थ रहा हो। चुनाव खर्च का विवरण देना पड़ता है,
और ये सर्वविदित है, चुनाव आयोग को भी पता है कि जितनी हमने राशि तय कर रखी उससे कई ज्यादा क्या होता है, खर्चा होता है, हिडन होता है। क्या होता है? हिडन होता है। हिडन कैसे होता है? कुछ चीजें दिखती थोड़े। माना मैं इलेक्शन में खड़ा हो रखा हूँ लोकसभा में, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे लिए काम करना, आपने कहा फ्रिज चाहिए, ठीक है मिल जाएगा चुनाव के बाद। आपने कहा वॉशिंग मशीन चाहिए, आपने कहा क्या चाहिए भाई आपको? स्कूटी। स्कूटी। हाँ, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि आप कम से कम 1000 वोट डलाने में सक्षम है या 500 वोट डलाने में सक्षम है। तो जिस व्यक्ति का जितना कद होता है उसके हिसाब से वादे किए जाते हैं। तो चाहिए भाई स्कूटी? हाँ जी, आपको क्या चाहिए? कार तो बहुत बड़ी चीज हो गई यार, आईफोन ले लो। दक्षिण में तो सोने की चेन दी जाती है, साउथ में क्या देते हैं? सोने की चेन का बड़ा प्रचलन है, जिसने अच्छा काम किया उसको बाद में सोने की चेन बनाते हैं। चलो, नियत अवधि के भीतर चुनाव खर्च का विवरण देने में असफल रहा हो, वह किसी ऐसे निगम में लाभ का पद धारण न करता हो जिसमें सरकार की 25% से अधिक हिस्सेदारी हो। किसी निगम में काम नहीं करना चाहिए, मतलब हिस्सेदार नहीं होना चाहिए अगर उसमें सरकार की 25% से ज्यादा हिस्सेदारी है। 25% से कम है तब आप उस निगम में काम कर सकते हो, 25% से ज्यादा हिस्सेदारी है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगला, उसे भ्रष्टाचार या अनिष्ठा के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो। अगर आपको कभी बर्खास्त किया गया सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार से या अनिष्ठा, आपने निष्ठा से काम नहीं किया, मतलब आपकी निष्ठाएं ठीक नहीं थी, तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदन का एक साथ सदस्य नहीं होगा और ना ही संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का एक साथ सदस्य होगा। 101 में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विधानसभा में बैठ रहे उत्तराखंड की और आप लोकसभा में बैठ रहे, एक स्थान खाली करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? ये ऐसा नहीं होगा कि आप लोकसभा में बैठ रहे राज्यसभा में बैठ रहे, आप बोल रहे अगल बगल ही तो है यार, कोई दिक्कत नहीं कर सकते। 101 में साफ साफ लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं होगा, ना ही संसद के किसी एक सदन और किसी राज्य के विधानमंडल के एक साथ सदस्य होगा। कहाँ लिखा हुआ? तो मैंने कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो आपकी कहां कहां पर है? 101 में और 102 में। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका 102 है। 101 तो एक छोटी सी बात करता है, तो सर्वविदित है कि भाई दो जगह नहीं बैठ सकता, है ना। चलो, अब भाई अयोग्यता के संबंध में प्रश्नों का निश्चय। अगर माना पता चल जाए कि कोई संसद सदस्य अयोग्य है तो उसका निर्धारण कौन करेगा? आंसर राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और किससे पूछेगा? इलेक्शन कमीशन से पूछेगा। किससे पूछेगा? इलेक्शन कमीशन से पूछेगा। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर दल बदल के आधार पर वो अयोग्य है तब कौन करेगा उसका विनिश्चय? विनिश्चय मतलब फैसला कौन करेगा कि ये अयोग्य है या नहीं? तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। समझ में आया? दल बदल के आधार पर कोई संसद सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, और उधर राज्यों की बात करूं तो विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति। लेकिन अन्य अयोग्यता संबंधी प्रश्न अगर खड़े हो जाते हैं 101 और 102 के तहत, तो कौन करेगा इसका विनिश्चय? आंसर राष्ट्रपति, और उसमें वो इलेक्शन कमीशन की राय लेगा। क्या लेगा? तो यही कह रखा है कि आर्टिकल 103 के अनुसार, 103 इसके अनुसार 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य आर्टिकल 102 में वर्णित किसी निर्धरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, तब कोई अपील नहीं होगी। परंतु राष्ट्रपति ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने से पहले इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश के निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। उसके अनुसार ही दल बदल के आधार पर सदस्यों की सदस्यता के अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? ये जरूर याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। कार्यकाल भाई किसका? सांसदों का। संविधान के आर्टिकल 83(2) में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। कितना? 5 वर्ष तक होगा। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाती है।
क्या हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। परंतु इस अवधि से पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी राष्ट्रपति को 1 साल बाद ही बोल दे भंग करो, क्या करो, भंग करो, तो भंग हो सकती है। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। क्या कर सकती है, लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। क्या नहीं होगी, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, 1976 से 1977 और 1977 से 1978। इंदिरा गांधी जी का काल था, किसका। किंतु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में संकट काल की घोषणा यानी आपात की घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक प्रवृत्त नहीं होगी। अगर आपात की घोषणा समाप्त हो चुकी है तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी लोकसभा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, तो इंदिरा गांधी जी का काल था। लघु संविधान बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इन्होंने कहा जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना, राज्यसभा के मेंबर्स का, वैसे लोकसभा के मेंबर्स का भी कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बोला गया कि 5 वर्ष ही रहेगा भाई लोकसभा का कार्यकाल। क्या 5 वर्ष रहेगा, इतना समझ में आ गया। अब सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, तो आर्टिकल 99 संसद सदस्यों को शपथ ग्रहण के बारे में, किसमें शपथ कहां दी गई है, 3री अनुसूची में। जब हम 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं तो शेड्यूल पढ़ते हैं, जब 12 शेड्यूल पढ़ते हैं तो उसमें 3rd शेड्यूल में जो है वो क्या है, शपथ है। शपथ एवं प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं। 4th शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर 6th वाला इंपॉर्टेंट होता है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। फिर कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, 7वीं, जिसमें 3 सूची हैं। फिर 8वीं होती है, 8वीं में क्या है, भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। क्या इंग्लिश है उसमें, नहीं है। और फिर होती है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। उसका मैंने फॉर्मूला बता रखा, 1, 52, 73, 74। पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां। 1, 52, 73, 74 बता रखा ना। और उधर अगर सन याद करने हैं तो 51, 85, 92, 92 को लास्ट में 93 भी कर सकते हैं, ठीक है। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, भाई आर्टिकल 99 में संसद सदस्यों को शपथ ग्रहण के बारे में, इसके अनुसार संसद का प्रत्येक सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची में विहित प्रारूप से शपथ ग्रहण करेगा। शपथ ग्रहण न करने पर निर्वाचित व्यक्ति सदन में बैठने का अधिकारी नहीं होता और न ही वह सदन का सदस्य होता है। शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। आर्टिकल 104 के तहत संसद में अनधिकृत रूप से बैठने वाले या मतदान करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है और वो 500 रुपए। दंड बोलते हैं शास्ती मतलब फाइन, 500 रुपए पर डे। कितना यार, इतना बड़ा अपराध है ये तो। बिना शपथ ग्रहण किए बैठ गए, आपने वोट कर दिया, सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए। बड़ा होना चाहिए है ना। वेतन भत्ते, भाई वेतन भत्ते बढ़िया होते हैं इनके। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता दिया जाता है। वर्तमान में 1 लाख रुपए मासिक वेतन है, 70,000 रुपए मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है, 60,000 रुपए मासिक कार्यालय भत्ता है। अधिवेशन आदि बैठकों में 20,000 प्रतिदिन का दैनिक भत्ता है। 20,000 रुपए पर डे मिलते हैं भाई। और क्या वेतन से चलता है, नहीं चलता। अभी एक वो पकड़े गए, कोई नोट गिनने वाली मशीन भेजनी पड़ी, वहां बताया जाता है कि नोट गिनने वाली जो मशीन थी वो भी जल गई है ना। नोट नहीं गिने जा सके पूरे, इतने नोट निकले। अधिवेशन व गणपूर्ति, कोरम बोलते हैं। जैसे माना कि बैठक कब शुरू होगी तो कोरम 1/10 याद रखना आपने, कितना। गणपूर्ति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा की अधिवेशन
अवश्य आहूत करेगा। एक वर्ष में 2 बार जरूर उसको क्या करना पड़ता है, 2 अधिवेशन बुलाने पड़ते हैं। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपसे कथन कारण में पूछूंगा कि राष्ट्रपति एक वर्ष में 2 अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य है। कारण में दूंगा, क्योंकि प्रथम अधिवेशन की अंतिम बैठक और अगले अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है, असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक। अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होनी चाहिए, यानी 543/10 लोकसभा का अगर अधिवेशन बुलाना है तो कम से कम कितने भाई, 55 सदस्य बैठने चाहिए। कितने? 55। कितने? 55 सदस्य जब लोकसभा में बैठे होंगे तो कार्यवाही शुरू होगी, नहीं तो स्थगित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी है? 55। कितनी है? 55 है। यदि इतने सदस्य उपस्थित ना हो तो अध्यक्ष अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाती। तो समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद मैं कराऊंगा आपको लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनके कार्य अधिकार वगैरह, वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, इसमें इतना ही कर।